वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन नया दिन, नई शुरुआत। हम देख सकते हैं कि कल और पूरा ही दिन न्यूज़ में जो खबर सबसे ज़्यादा शह सुर्खियों में रही है वो कश्मीर से रिलेटेड है। वहाँ पे जैसे कल भी हमने आपको प्रोग्राम में बताया कि इंडिया ने विदाउट कंसल्टिंग द कश्मीरी लीडरशिप, उनको अपने एतमाद में लिए बगैर एक यक तरफा यूनिलैटरल डिसीजन लिया स्क्रैप ऑफ करने के लिए आर्टिकल 370 को। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भी बहुत सारे जो एरियाज़ है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, जहाँ पे एक अपराइजिंग मौजूद है इंडिया में, आर्टिकल 370 वहाँ अभी भी लागू होता है। फिर क्या वजह बनी कि कश्मीर ने इसको यानी इंडिया ने वहाँ पे कश्मीर के अंदर इस चीज़ को फौरी तौर पे स्क्रैप ऑफ किया है और इसकी इम्प्लिकेशंस ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ कश्मीर में, बल्कि इस पूरे खित्ते पे क्या पड़ने वाली हैं। कल हमने देखा कि इसी हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामान में भी बहस हुई। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा तमाम लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन वर ऑल्सो देयर। जिन बातों से हम अग्री करेंगे और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक बहुत ही सोचा समझा हुआ मोहतात तरीके से पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इस बात को सराहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही मैच्योर स्टांस है, इसको बिल्कुल भी सेंसेशनलाइज नहीं किया गया, लेकिन एट द सेम टाइम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन इट हैज़ बिन टेकिंग। अगर आप देखें कि मिलिट्री का जो टॉप कैडर रहा है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस हवाले से बयान दिया कि हम हर हालत में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी विल बी देयर फॉर देम। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक 7 मेंबर्स की टीम तश्कील दी है जो कि लीगल, डिप्लोमेटिक और दूसरे फ्रंट्स पे तजावीज़ को एक साथ लेके आएगी, उनको फॉर्मुलेट करेगी कि किस तरह इस इशू पे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसके जिस तरह कल भी हम अपने प्रोग्राम में हमारे साथ एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब मौजूद थे और वो बता रहे थे कि लीगल डिप्लोमेसी में हम किस किस तरह से कौन कौन सी शिकें मौजूद हैं हमारे पास जिस पे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। कल की जो हमारे सारी की सारी कार्रवाई थी एट द पार्लियामेंट और जिस तरह ये सेशन आगे बढ़ा, हमारे सामने कई चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान का जो एक स्टांस है कश्मीर के हवाले से, उसको पूरी दुनिया में उजागर किया गया और पाकिस्तान ने एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा। ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और जहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से एक लूक वार्म सा रिस्पॉन्स आया है और वो उम्मीद कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगी। हालांकि जो स्टेज जिस तरह सेट है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। कंप्लीट लॉकडाउन है इस वक्त, बिजली, इंटरनेट और कंप्लीट कर्फ्यू की सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में और वहाँ से कुछ लोग जो निकल पाए हैं, जिनकी फ़्लाइट्स थी और वो किसी तरह एयरपोर्ट्स पर पहुँच के जम्मू एंड कश्मीर को फ्ली कर पाए हैं, उनके जो बयानात हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। हम देख सकते हैं और उन बयानात के मुताबिक कि हॉस्पिटल्स के करीब जहाँ नाके लगाए गए हैं तो जिन लोगों की अगर सर्जरीज भी हैं, क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल तक जाने की इजाज़त नहीं है। टिकट्स को समझा जा रहा है कि वो फॉर्ज हुए हुए हैं तो वहाँ से लोग निकल नहीं सकते। ये सारा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जहाँ पे समझा जा सकता है कि जेनोसाइड की ऑलमोस्ट तैयारी है एंड द पीपल, जैसे सईद गिलानी साहब का अगर आप लास्ट ट्वीट देखें तो उन्होंने कहा कि वी आर होपिंग दैट द मुस्लिम उम्मा इज़ गोइंग टू हेल्प द कश्मीरीज। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान मौजूद हैं डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या आप समझते हैं कि वो एक पेज पे मौजूद है? क्योंकि कल हम जो तकारीर सुन रहे थे, पार्लियामेंट का जो हमने सेशन देखा, उसमें ऐसा लगता है कि अपोजिशन की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस इशू पे एक थोड़ा डिफरेंट स्टांस ले। आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये जम्मू कश्मीर जी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तो ये ख्याल कि जी इस पे कोई इख्तलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल में मुख्तलिफ आइडियाज़ हो सकते हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, कम इफेक्टिव कौन सा होगा, ये इतना गुंजाइश तो हो सकती है। बाकी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अवाम सब एक पेज पे हैं ऑन दी जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। और हमारी कंसिडर्ड व्यू है जो कि हम हर जगह बताते हैं कि जी एज पर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इस मसले का, मुद्दे का हल जो है वो एक ही है
कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। इन्हें UN एडमिनिस्टर्ड प्लेबिसेट, जिसको इस्तिस्वाब राय कहते हैं, जो कश्मीरी चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि वजीर आज़म इमरान खान साहब की मैच्योर एंड एक नॉन जिंगोइस्टिक जो अप्रोच रही है, इसको पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि पार्लियामेंट में कल उन्होंने अनाउंस किया कि 7 मेंबर्स की एक टीम तश्कील दी जाएगी जो इस इशू पर रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी सजेशंस देगी, अपनी राय से हुकूमत को आगाह करेगी। डू यू नॉट सी दैट एज अ फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेसी एंड ऑफ आवर फॉरेन रिलेशंस के एक इशू हो जाता है, उसके बाद अब टीम तश्कील दी गई है कि उसके बारे में अब वो राय एक तरह से एक पेज पे आएगी। ऑन दी अदर हैंड लोग ये भी कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते पहले से पता था कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहां का हमारा जो हाई कमीशन है, आई एम श्योर उन्होंने केबल्स भेजी होंगी, चीजें की होंगी। आर वी नॉट टू लेट इन रिस्पॉन्डिंग टू दिस? कतन नहीं जी, ये जो टीम आपने जिसका जिक्र किया, अगर आपने वो ऑर्डर देखा है जो सारे मीडिया पे स्प्लैश हो चुका है, उसको लीड ही फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी में की मेंबर इज दी फॉरेन सेक्रेटरी। तो उस टीम का मकसद ये है कि जो अगले एक्शंस हैं उसको ट्रांसलेट किया जाए कि एग्जैक्टली वो क्या एक्शन होंगे। आज शाम तक या कल सुबह तक उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आ जाएंगे कि टीम के डिसीजन क्या हैं। वो टीम जाहिर है जो भी सिफारिशात मुरतब करेगी आज शाम तक कल सुबह तक, उस पर प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल लेगी। तो एक मैकेनिज्म बन गया जिसमें तमाम इदारे, आपने टीम की कंपोजिशन देखी है, अटॉर्नी जनरल भी हैं और लोग भी हैं, तो वो एक तमाम इदारों को एक पेज पे लाएगी क्या क्या चीज़ें डूएबल हैं। ये बहुत नाजुक बातें हैं आगे, क्या क्या चीज़ें डूएबल हैं, क्या चीज़ें किस टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, और उस पर वो प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल लेके स्टेप्स आगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इस टीम से पहले P5 के एम्बेसडर्स को ब्रीफिंग हो चुकी है, फॉरेन मिनिस्टर के लेटर्स जा चुके हैं UN सेक्रेटरी जनरल को, प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, OIC का यस्टरडे कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हो चुका है जद्दा में, फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान डेलीगेशन को लीड किया। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। इससे आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं वो ये कमेटी जो बन गई है ये आज फॉर्मुलेट कर लेगी मिलके क्या इसकी सिफारिशात हैं शाम तक, और PM का अप्रूवल करके वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। डॉक्टर फैसल, एक बहुत ही मोहतात अंदाज में आपसे सवाल करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल में एक खतरा या एक पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल में इस वक्त फ्लोट हुआ है कि इज इंडिया एंड पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस वक्त जो हमारे सामने सिनेरियो है, कश्मीर में कंप्लीट ब्लैकआउट है, वहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, खुदा ना खास्ता वहाँ पे क्या कोई जेनोसाइड की सिनेरियो है या नहीं है, उसकी हमारे पास इतलात नहीं है। बट डू यू फील कि दिस माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ब्रूइंग? ये जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं उसी बात को एको कर देता हूँ कि ये जो स्टेप इंडिया ने लिया है ये रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गया है। ये हम ये कह रहे थे और तवातर से कह रहे हैं और इस गवर्नमेंट के आने के बाद कई दफा ऑफर कर चुके हैं कि इन तमाम मसाइल का हल ये भी और इसके अलावा जो बाकी मसाइल हैं उनका हल एक है, वो गुफ्तगू बातचीत के साथ इस मसले को हल किया जाए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक किया जाए। अब ये तो उन्होंने किया नहीं और एक बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे जाके वो इसको हजम करने की कोशिश की है और फ्रॉम ऑक्यूपेशन टू एनेक्सेशन, पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे अब उसको एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि उसमें खतरात बहुत ज्यादा हैं और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या आर्मी चीफ ने नहीं कहा, कांग्रेस मनीष तिवारी ने कल कहा, ये राहुल गांधी ने कल कहा कि आप एक बड़े खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। चीनियों का बयान आपने देखा है, उन्होंने ये कहा कि जी ये मामला तो खतरनाक हैं, हमारी तो अब भी कोशिश है कि इस डिसीजन को रिवर्ट करके किसी बेहतर रास्ते की तरफ चला जाए। आपने कश्मीर में टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी हैं, कर्फ्यू का समा है, पहले 7 लाख फौज थी अब 8,90,000 फौज है, करीबन 9 लाख फौज वो वहाँ डिप्लॉय कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जिसपे कल भी काफी बातचीत की गई कि वजीर आजम इमरान खान साहब जब उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से होती है, ऑल्दो ये एजेंडा पे नहीं था लेकिन बात कश्मीर की निकली, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि दे वुड बी विलिंग टू मीडिएट द सिचुएशन। जब आप मीडिएशन के लिए एक इशारा भी देते हैं देन यू आर रिकग्नाइजिंग दैट इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज।
राइट्स। लेकिन अब जो हम देखते हैं कि अमेरिकन रिस्पॉन्स इस सिनेरियो पे आया है, उसमें बाकायदा मेंशन्ड है कि दे दे आर अगेन कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग आई, बहुत ही विजिलेंट तरीके से इसको देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, बट इन द सेम स्टेटमेंट दे आर रिकग्नाइजिंग जम्मू एंड कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपका क्या यानी अमेरिकन स्टांस इस इशू पे क्या है इस वक्त? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी वो रिकग्नाइज कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये और अमेरिका या कोई भी मुल्क ये पोजीशन इसलिए नहीं ले सकता कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल जिसका अमेरिका भी मेंबर है, 15 ममालिक मेंबर हैं, उसके रेजोल्यूशन है, अनलेस के आप उनको अनडू कर दें किसी भी तरीके से, ये पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो अक़वाम आलम का इदारा है, सुप्रीम इदारा है, पीस एंड सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी दी गई एज पर यूनाइटेड नेशंस लॉ दुनिया में, वो सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई। तो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं जो कि अक़वाम आलम के रेजोल्यूशंस हैं, जिसको हिंदुस्तान डिफाइड नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का देखते हैं के शौक की जो फुटबॉल खेलने जो खेली वो तो ये कह रही है कि हमने जब खेला अपनी स्कूल के अंदर, तो उसको खेल खेल के हमें शौक पैदा मजा आया उसको खेलने से। अभी भी बहुत मजा आता है खेलने में। अब तो जाने वाले हो, ये यानी दे गोइंग टू ट्रैवल बाय प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहला इंटरनेशनल इनका सफर होगा। कितने एक्साइटेड हैं ये लोग? तव्हां केतिरा खुशी महसूस पिया कयो? तव्हां चाइना पिया वञो, चीन पिया वञो, खुशी आहे या डप आहे? खुशी आए तो दे वेरी एक्साइटेड। ऐसे हमें बड़ी खुशी है कि हम जा रहे हैं। जबरदस्त। और ये देखें कि हमारा पूरा प्लेटफॉर्म, माय टीम एंटायरली एंड ऑफ कोर्स जितने लोग आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब आपको गुड लक कहना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना जबरदस्त खेलते हो। इट हैज रियली चेंज्ड द वे यू लुक एट लाइफ। आपकी जिंदगी में तब्दीली आई है और अब आप पाकिस्तान को, पहले तो आप थर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने दूसरे मुल्क जा रहे हो। आई रियली वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस सबीन कि जब हम देखते हैं ना कि ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज, और ये वाकई हमारी अपनी कोताही रही है कि हम आंख ओझल पहाड़ ओझल होता है कि हमारे करीब नहीं होते तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट व्हेन दे रियली कम आउट दे हैव दैट ड्राइव, जैसे आपने कहा, दैट थर्स्ट एंड दैट हंगर इज़ देयर। तो मुझे ये बताएं कि आगे इंशाल्लाह ताला क्या प्लान है? दीज टूर्नामेंट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू, यू गोइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट, ये फाउंडेशन में खेलते हैं, ये फुटबॉल क्लब है इनका, क्या व्हाट आर द प्लान्स नाउ? हमारे आई वुड लाइक टू मेंशन दिया वुमेन्स फुटबॉल क्लब, जो पाकिस्तान का पहला वुमेन्स फुटबॉल क्लब है अपने पाकिस्तान का, और इनके साथ हम कोलैबोरेशन में है। दे आर द वंस हु एक्चुअली अप्रोच्ड अस एंड दे सेड कि अब हमने, क्योंकि ऑल फीमेल सिंध टूर्नामेंट हमने थरपाकर में कराया था, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड व्हाट वाज द टैलेंट लाइक जब आपने उसको विटनेस किया कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध में, यानी एक परसेप्शन हमारे जहनों में आता है कि शायद कम्युनिटीज़ बहुत ट्रेडिशनल हैं, वो बच्चियों को खेलने नहीं देते, लेकिन जब आपने टूर्नामेंट कराया, ऑल सिंध से टीम्स आई होंगी, बहुत दूर दूर इलाकों से, लैंग्वेज बैरियर भी था, सब कुछ था, बट ऑल फॉर द लव एंड द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट। एब्सोल्युटली। व्हाट वाज दैट एटमॉस्फेयर लाइक? For me, I'll be very honest, it was very shocking. Really? In the sense कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियां पूरे हमारे सिंध में आगे निकल रही हैं in sports, and especially sports which is associated with boys, कि लड़कियां इतनी आ रही हैं। So we had teams from Sakhar, Khairpur, we had teams from Hyderabad, और ये बच्चियां जब सब आई तो they were all so confident। और जब आप पोटेंशियल की और पैशन की बात करती हैं, तो ये हमारी बच्चियां भी, I'd like to specially mention over here कि we secured the first position as well as the third position at the all female wrestling tournament. माशाल्लाह, congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, इतना अच्छा खेलते हो कि आप लोगों ने पोजीशंस ली हैं इसके अंदर। और ये क्या एज ब्रैकेट था सबीन? ये अंडर 13 था, जो हमने ऑल फीमेल सिंध किया था, और अब जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है ये अंडर 11 है। मुझे बताएं कम्युनिटीज़ में क्या बदलाव देखा? यानी देखें, सबसे ज़्यादा आज भी हम कहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही रिवायती सोसाइटी में रहते हैं, इनके पेरेंट्स, इनके खानदान इनको ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, इनके लिए एवेन्यूज़ खोल रहे हैं, उनकी क्या सोच है या सोच में तब्दीली अगर आपने नोटिस की हो? बिल्कुल, हमने बहुत इनकी सोच में तब्दीली नोटिस की है। द फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊं कि थर फाउंडेशन जो है, उसका ये पहला काम था कि आपने कम्युनिटी के साथ एक रैपो डेवलप करना है और ट्रस्ट बिल्ड करना है। सो थ्रू एजुकेशन वी वर एबल टू अचीव दैट। अब ये स्टेट आ गई है कि पहले वो लोग जो अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को 4 दीवारी से निकालते नहीं थे, अब वो स्कूल तक लेके आते हैं। विमेन आर ऑल्सो कमिंग आउट, ये बच्चियों को इनकरेज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये कहूँगी कि इन दोनों के पेरेंट्स
नहीं, खुशी खुशी इन वालिदैन एंड रिलेटिव्स इनके, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम है और एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको मैं कहती हूँ व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम एंड दीज स्टेप्स, जिस तरह ये इंशाल्लाह ताला ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, इनके लिए पहला हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं है, दिस इज़ लिटरली देयर पासपोर्ट टू कॉन्फिडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो एक्सपोजर इन बच्चों को मिलेगा, जो इनके लिए नए दरवाजे नए मौके खुलेंगे, आई थिंक उसका कोई सानी नहीं है। सो कंग्रेचुलेशन। सोच रहे थे कि हाउ शुड वी फ्रेज इट। हमने अक्सर देखा है हमारे यहाँ जब एक अरेंज मैरिज की सिनेरियो होती है तो एक सवाल जिसका आज तक ये समझ नहीं आया कि इसका सही जवाब क्या होगा हमारे सामने आता है। अक्सर शादी होने से पहले लड़की अगर वो काम कर रही है, प्रोफेशनली वो कुछ करती है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो शादी के बाद काम कंटिन्यू करना चाहेगी या नहीं। मैं इसको डबल एज सॉर्ड इसलिए कहती हूँ और इसका सही जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हाँ में जवाब एक तरह से ऐसे परसीव किया जाता है कि ये लड़की बहुत करियर ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, घर बसाने वाली नहीं है, इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी जो तरजीहात है वो शायद इसका अपना करियर है, जिसकी वजह से फैमिली शायद बैकफुट पे चली जाएगी, ये खदशा जाहिर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसका जवाब ना में देते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं हम शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहते, तो एक तरह से ये एक सवालिया निशान है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर। वालिदैन इतनी मेहनत करके बच्ची को पढ़ाते हैं, ये कॉन्फिडेंस देते हैं, एक्सपोजर देते हैं, और यानी एक तरह से अगर आप देखें अगर वो लड़की डॉक्टर या इंजीनियर बनती है तो मुल्क के वसाइल भी उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो क्या ये ज़्यादती की बात नहीं है कि आपने 15-16 साल अगर पढ़ाई की और आप उस माशरे को उस तालीम याफ्ता उस क्वालिफाइड डॉक्टर या इंजीनियर से एक तरह से मुस्तफ़ीद होने नहीं देते, उसको एक साइड पे कर देते हैं। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हाँ या ना का सही जवाब हमें समझ नहीं आता और हमने सोचा कि आज अपने पैनल के सामने इसी को रखते हैं ताकि माशरती हवाले से भी, दीनी हवाले से भी इस पर रहनुमाई हो, मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव भी इस पे देखें, और जो हमारे पैनलिस्ट की ऑब्जर्वेशंस रही हैं माशरे के हवाले से, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से, उसको भी हम आपके सामने लेके आएँ। यकीनन इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कॉल करके बताइए। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, ट्विटर पे या फेसबुक पे भी आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है जाना पहचाना है, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारे शो में और दीगर स्क्रीन पे आप इनको रेगुलरली देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जफर, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस उम्मे राहील। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू, माय फेवरेट पैनल। आज तो जी कोई फिक्र की बात ही नहीं है, ये लोग सारे जवाब देंगे, मैं तो सिर्फ रैली करना है आगे पीछे। तो सब खवातीन से शुरू किया जाए पहले, आपने फौरन इशारा कर दिया उधर। सलमा जी क्या करें, अगर रिश्ता होने लगा है, ट्रॉली रूटीन हो रही है, समोसे चाय पे बातचीत चल रही है, और जो यानी पॉसिबल सास हैं वो लड़की से सवाल करती है अच्छा बेटा शादी के बाद क्या इरादा है, काम करना है, तो आप जरा लड़कियों को सलाह दें इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि उस वक्त वो ब्यूटी पेजेंट वाला मामला होता है, उसका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। एक चीज़ ये भी है कि जैसे ही हम बात करते हैं ना शादी की, तो उस वक्त लड़कियों को ये भी लगता है कि मतलब अब इसके बाद जो कुछ भी करना है वो मर्द की मर्जी से या उसके घर वालों की मर्जी के मुताबिक करना है। कुछ थोड़ी सी बंदिश और कैद वाली चीज़ जो हम अपनी बेटियों को ये एक्सप्लेन नहीं करते कि ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत अंदाज में भी निभाया जाता है। वो बंदिश, आप जब एक पार्टनरशिप का क़याम कर रहे हैं, अब वो पार्टनरशिप चाहे बिजनेस में हो, शराकत हो, तब तो आप कहते हैं ना जॉइंट डिसीजंस, लेकिन ये सबमिसिव बिहेवियर क्यों आ जाता है हमारा कि शायद बंदिश लगने वाली है? वो इसलिए क्योंकि आप बच्चों को उस तरह एक्सप्लेन नहीं करते। देखिए हर किसी का अपना तरीका है लेने का, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ ना थिंक पॉजिटिव, ताकि आपको हर चीज़ को उसके नेगेटिव पार्ट को मत देखें, पॉजिटिव हिस्से को देखें। तो एक चीज़ ये शादी होना ये नहीं है कि जी शादी हो गया धूम धड़का उसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम घर के अंदर बैठ रही हो, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। लाइफ ये नहीं है, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा एक फैमिली जन्म लेती है और उसको लेकर चलना होता है। बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों की मिसाल मैं आपको दूंगी जो कि अच्छी डिग्री होल्डर है, उसके बावजूद अपना घर भी चला रही है और घर से बैठकर काम करती हैं। तो जिस टाइम पे ये बात की जाती है तो उनका पहला वर्ड होना चाहिए, हमेशा लड़की क्या सोचती है, बीइंग अ प्रिंसेस, कि मैं क्वीन ही रहूं। तो आपको क्या करना है कि आप घर के अंदर ही रहें। आप पहले ही अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी बच्ची से ये क्वेश्चन किया जाए तो ये सोचे कि मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं सबसे पहले अपनी आज़ादी, मेरी अपनी मलकियत क्या है, वो ये नहीं है कि मैं बाहर निकलकर आज़ादी से काम करूं, बल्कि ये है कि आप मुझे ला कर दें, आप पकाएं, आप खिलाएं, आप सारा कुछ। आपके ऊपर मेरा नाम क्या है, क्या कहे कि नहीं करूंगी, नहीं मैं करना नहीं चाहती, मैं घर से बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहती। ये मैं अपनी बेटियों के हिसाब से आप लोगों को बात कह रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटी डिग्री होल्डर है, उसके बावजूद मेरा एक सेंटेंस ये है
कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला आपके शौहर को इतना नवाजे कि आप उसी में गुजारा करें, लेकिन उसकी जो कमाई है। इफ आई मे इंटरप्ट यू, यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी असम्पशन कर रहे हैं कि हम काम या कोई भी प्रोफेशनल ज़िंदगी अपनी सिर्फ ज़रूरत के तहत अपनाते हैं। उनमें आप क्या कहेंगे, एक लड़की है, उसका अगर बचपन से ख्वाब था कि मैं बड़े होकर एक प्रोफेशनली एक हार्ट सर्जन बनूं, और वो एक बहुत अच्छे मकाम पे है, काम करिए, ज़रूरत नहीं है, अच्छा खाता पीता घराना है, अगली जहाँ शादी होके भी जा रही है वो भी बहुत स्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन उसका एक ख्वाब है, उसका एक एम्बिशन है, उस वक्त उसको क्या जवाब देना चाहिए? मैं अपना काम करूँगी, इसलिए कि देखिए उसने पढ़ा है, उसका ख्वाब है, उसमें उसका ये नहीं है कि काम जो है वो ज़रूरत के तहत या मजबूरी के तहत नहीं कर रही, जो वो शुरू से एक चीज़ लेके चल रही है कि उसकी स्टडीज़ वैसी हैं, उसकी एक ख्वाहिश है, उसका एक मिशन है, एक इत्मीनान मिलता है उससे। और फिर देखिए इतना टाइम उसने लगाया है, उसने इतना टाइम इतना जो पढ़ा है इसलिए नहीं किया है कि वो जाके उसने रोटियां पकानी है, काम उसको फिर भी घर पे करना है। लेकिन मेरी कज़न्स हैं, सर्जन है, सब कुछ है, घर में खाना वही बनाती हैं, बच्चे भी पाले हैं, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि काम करने वाली लड़की जो है घर को नहीं संभाल सकती, लेकिन उसको मजबूर कर देने का जी अब तुम काम नहीं करोगी, ये ज्यादती है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बारीकी ये है कि हम ये कहते हैं कि अक्सर वही दो डब्बों में बांट देते हैं ना कि जी पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुम रोटियां बनाओ। रोटियां बनाना खुदा ना खासा कोई बुरी बात नहीं है, आप अपना घर संभालते हैं, घर को लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है शख्सी आज़ादी की और आपका पर्सपेक्टिव टू लाइफ की। जिस तरह आप चाहते हैं कि अगर आपने मेहनत की है, आप एक ख्वाब को लेके चले कि मैं एक मकाम पे पहुंचूं, लड़कियों के सामने अक्सर ये एक चुनाव रख दिया जाता है कि या ये चूज कर लो कि तुम्हारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है या करियर। अब इसमें जुनैद भाई आपका एक मेल पर्सपेक्टिव चाहिए कि लड़की के सामने ये जब सवाल रखा जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह वो जवाब दे अगर उसकी खुशी और इत्मीनान उसके काम में है? क्या इट विल ऑलवेज बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली लाइफ? अच्छा, अब देखें दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये कि पहले ज़रा इस बात को समझ लें साहब कि औरत है क्या। जब मर्द की नज़र में नहीं, मर्द की नज़र क्योंकि यहाँ तीन औरतों के बीच में आप कह रहे हैं, हम बताते हैं औरत है क्या। मैं तो इस वक्त असल में पता है क्या, मेरा तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद कीमा बनेगा, क्योंकि मैं तीन खवातीन के दरमियान हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तीन, ये देखिए ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, तीन खवातीन यहाँ बैठी हैं और जुनैद भाई कहते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं औरत है क्या। औरत है, देखें औरत की जो लफ्जी मानी है ना वो है छुपाने की शय, ठीक है। अच्छा, जो डिग्निटी, जो प्रेस्टीज, अभी मैं खातून हूँ, जो जो डिग्निटी और जो प्रेस्टीज अल्लाह ने औरत को दी है और ख़ास तौर पे दीन इस्लाम में, वो किसी और मज़हब में हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ, ये समझिएगा ज़रा बात को कि एक बच्ची जब तक अपने घर में है और वो ब्याह के दूसरे घर नहीं जाती, उसकी नान नफ़के की जो पूरी जिम्मेदारी है उसके वालिद के ऊपर है। जब वो ब्याह के चली गई तो अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी एक शौहर के ऊपर रखी और उस पर वाजिब किया है कि उसका नान नफ़का, अब नान नफ़के में सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें, मतलब आप कोई भी यू नेम इट, हर चीज़ उसके अंदर आ गई, वो जिम्मेदारी शौहर के ऊपर रखी है। अब दो मिसालें तारीख़ इस्लाम में ऐसी हैं जिसको लोग कोट तो करते हैं लेकिन सही तरह से कोट नहीं करते। आपकी बात को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी तौसीक करना चाहूँगी। देखें, आपने यहाँ पे लफ्जी मायने की बात की ना, अब अ लॉट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। औरत का लफ्जी मायने टू प्रोटेक्ट है, यानी जब आप कहते हैं ना छुपाना, इसके उसकी हिफाजत, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। छुपाया ऐब को जाता है, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत एसेट की जाती है। सो वी शुड करेक्ट दैट। हम जाएं इस डिबेट में। देखिए, छुपाने की चीज छुपाया ऐब को जाता है, डिबेट लंबी हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है आपको, मैं लुग़वी माने से बता रही हूं। मैं बिल्कुल लुग़वी माने आपको बता रहा हूं कि औरत के मानी छुपाने के, अब समझ लीजिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, छुपाने नहीं, हिफाजत करने। देखिए, बात यह है कि उसको आप इसको यूं समझें कि दीन इस्लाम ने आपको जो औरत का तस्वुर दिया है ना बुनियादी तौर पे, इससे मुराद ये नहीं है छुपा के कि आप उसको बंद डब्बे के अंदर बंद कर दें। उसकी डिग्निटी, उसकी ताजीम, उसकी तकरीम के एतबार से उसको तहफ़्फ़ुज़ हो गया ना, फिर वो नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ है कि आप मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको बता लें। तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत को छुपाया जाता है, ढकी हुई चीज है, इसको ढक के रखने से मुराद है, ताकि ना कोई इसकी, अब ये मैं नहीं कह रही, एक औरत कह रही है, ना कोई गलत नजर से देखे। अब कहने का मतलब वो वाला छुपाना नहीं है, बात कहीं और चली जाएगी। देखिए, दो चीजें दीन इस्लाम में जो मिसाल हमें मिलती है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वहाँ जो मिसाल है ना उसको लोग कोट नहीं करते सही तरह से, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जो देसी लिबरल्स हैं ना उनको आग लगती है ऐसी मिसाल देते हुए कि साहब उनकी मिसाल तो बिल्कुल नहीं देनी। उस वक्त अरब के माशरे में जितनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी उसको टोटलिटी में आप ले लीजिए एक तरफ,
और एक तरफ आपके ऊंट होते थे, यानी सबसे बड़ी उस वक्त की एक्सपोर्टर भी आप थी और सबसे बड़ी इंपोर्टर भी आप थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन इस्लाम ने औरत को तिजारत करने से मना नहीं किया है, और जिस तरह से जिस शान से वो करती थी, यानी जिन बाउंड्रीज का वो ख्याल रखती थी, जिन लाइंस को उन्होंने ड्रॉ किया हुआ था, उन लाइंस को औरत को समझने की जरूरत है कि वो लाइंस क्या थी। एक बात। अब आइए दूसरी बात की तरफ। इल्मी एतबार से जो आप बात कर रही थी कि एक औरत डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है। लोग कोट ही नहीं करते, कोट ही नहीं करते। मुझे अफसोस ही होता है साहब, तो आपको कौन सी आज़ादी चाहिए, या किस किस्म की आप आज़ादी चाहते हैं, या किस तरह के माशरे में आप, यानी मैं उसको आज़ादी नहीं, फिर वो मादर पिदर आज़ादी आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आज़ादी की बात करते हैं तो उससे अच्छी मिसाल नहीं है। यहाँ पे एक ही वक्त में फ़कीहा भी थी, मुहद्दिसा भी थी, मुकर्रिरा भी थी। आप जो हैं, आप जिस वक्त बैठती थी तो किबार साहबा आपके पास आके सवालात किया करते थे, और दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके ज़रिए से पहुँचा है। और आप मोहसिना है कि रहती दुनिया तक ये जो जितने भी आइली मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, ये जो खवातीन को पता चले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से। तो दो मिसालें मैंने आपको दी, यानी एक चौथाई एक तिहाई जी, एक तिहाई दीन का हिस्सा जो आपके जरिए से पहुंचा। अब देखिए, एक मैंने आपको उस वक्त की अरब के जिनको मलिकतुल तुज्जार और मलिकतुल अरब कहा जाता था, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर इंपोर्टर, यानी इसका मतलब है दीन इस्लाम यहाँ पे आपको कदर नहीं लगा रहा। और दूसरी तरफ इल्मी एतबार से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मिसाल, दो बातें आ गई। अब आइए तीसरी बात की तरफ। मसला क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने औरत को इतना हसीन बनाया है, और अल्लाह ताला ने औरत को इतना कमाल बनाया है, और अल्लाह ने औरत की इतनी ताजीम और तौकीर रखी है। लोग कहते हैं ना, मैं एक जुमला भी मैं डिस्कस कर रहा था, बराबरी के हुकूक बरा, अरे साहब औरत अपने आप को अंडरलाइन क्यों कर रही है? जुनैद भाई, ये अलग तरफ डिबेट जा रही है। मेरा सवाल देखिए, आपकी जुमला नहीं, जो आपके मिसालें हैं उस पे मैं बिल्कुल आपसे कोई भी आपसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। जुमला उचक लिया। सवाल यहाँ पे है, आपने जुमला उचक लिया, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैंने कहा कि यहाँ पे लोग कहते हैं बराबरी के हुकूक, औरत अपने आप, आपने डिबेट उचक ली, बराबरी के हुकूक मेरा आज का सवाल नहीं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब एक लड़की से पूछा जाए कि वो शादी के बाद काम करना चाहती है या नहीं, उसका सही जवाब क्या है, उस पर मैं मेल पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ। हम बराबरी की बात नहीं कर रहे, यहाँ सब कह रहे हैं कि नानफ का लेटाना कैसे होगा। एक ब्रेक एंड विल बी कमिंग बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस पे आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कॉल कीजिए, हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जब सवाल किया जाता है, शादी अभी हुई नहीं है, लड़कियों से कि क्या शादी के बाद जॉब करना चाहेंगी, काम करना चाहेंगी, इसका सही या गलत जवाब क्या है। यहाँ पे मेरा पैनल थोड़ा सा डिवाइडेड है इसके ऊपर। लोग कुछ कह रहे हैं कि जी ना कर दें और उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मोड़ कर लेंगे। गलत बयानी नहीं होगी सलमा? ये गलत बयानी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके ज़हन में क्या आता है जब आपको सास पूछती है तुम काम करना चाहती हो कि नहीं? अगर उनके घर में हालात कुछ नीचे हैं वो, तो वो आपके ज़हन में आता है इनको तो मेरी नौकरी और मेरे पैसे से मतलब है। और ऐसा होता है, और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आप क्या कहते हैं, मैं फाइनेंस के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं अपने घर से बाहर कदम निकालना या अपनी फैमिली को टाइम नहीं देना चाहती। वो टाइम जो मेरा है वो मैं बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए कि मेरे फाइनेंशियली अपसेट है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है कि आप करियर की बात है, मैं करियर भी छोड़ सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो पैशन होता है इंसान की हर जिंदगी, मेरा था, मैं स्पोर्ट्समैन थी, बट ज़बरदस्त हमने खेला, वो हर चीज़ की, इवन जी के साथ के लिए मैं गई थी, हर चीज़ की। एक मेरे ससुराल में आज तक किसी को ये नहीं पता, लेकिन मैंने अपना पैशन कहाँ डाइवर्ट किया, मैंने अपनी बेटी के अंदर लेकर आई। वो खेलती है आज माशाल्लाह, वो रोइंग चैंपियन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उनके साथ वो जाके लाइफ एंजॉय की है। उस टाइम पे मेरे लिए क्या ज़रूरी था, क्योंकि आप जब शादी कर रहे होते हैं इसी तरह, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप वो ज़िंदगी के पड़ाव में आ रहे हैं। मेरा पैशन कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कंटिन्यू करने के लिए मैं लड़ती, लेकिन अगर मैं डॉक्टर होती और मैंने इतनी मेहनत की होती और इतनी पढ़ाई की होती, तो मेरा लफ्ज़ ये होता कि मैंने मसीहाई पढ़ी है और मेरा दिल है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। और समझने वाले को ये बात हो कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उससे भी ज़्यादा बेसिक बात, जैसे हमारे माशरे में अगर आप कहते हैं कि अरेंज मैरिजेस होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जहनी हमंगी नहीं है, इसके अलावा आपकी मंगनी का पीरियड रहा, उसमें आप एक दूसरे को भी समझने की कोशिश करें। फिर आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में मर्द या आदमी इतनी एफ़र्ट करते हैं कि यार जिसको शरीके हयात बना रहे हैं उसके ख़यालात क्या हैं, उसको क्या चीज़ खुशी देती है, उसका पैशन क्या है, या एक रोल सोच कर आते हैं कि भाई इसकी शक्ल प्यारी है, इसका ख़ानदान सही है, इसको इस रोल में फ़िट करना है, अब ये बीवी अच्छी बन जाए बस। नहीं, ये तो बात यह है कि ये तो मर्द की जिम्मेदारी है। अगर
आप फिर शादी ना करें ना। हाँ। क्यों शौक है आपको शादी करने का? बिला वजह क्यों शादी करके आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप शादी कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप उसकी हर उस अरमान का, उस ख्वाहिश का ख्याल करें जो उसके अंदर पैदा हो रही है। आप एक औरत को लेके आ रहे हैं ना, एक जीती जागती सूरत को, एक जीती जागती मूरत को लेके आ रहे हैं। आपके ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां रखी हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। उसकी हर ख्वाहिश का, जैसा आप कह रही हैं, हर ख्वाहिश का मर्द को ख्याल करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अच्छा, अब उसके सामने दो रास्ते हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लड़कों को या मर्दों को ज्यादा एतराज नहीं होता, घर की जो दूसरी खवातीन है, अब सास को इस बात पे इख्तिलाफ है कि बहू काम क्यों कर रही है, घर में बैठे किचन में मेरा हाथ बटाए। अब ऐसी सिचुएशन में शौहर बेचारा क्या करे? वो किसी ने कहा ना कि नॉर्मली देखा ही गया, नहीं आपने तो बात की नहीं, आपका सही सवाल है, अभी आपको रखा है टोप के दिखाने पर। मैं तो बिल्कुल टोप मुझे नहीं पता कि मेरा होने वाला क्या है। बात ये है कि किसी ने कहा ना कि औरत ही औरत की दुश्मन हुआ करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि यार वो एक जो मिसाल देखें जो जनरली कोट की जाती है वो क्या कि जी सास ने ये किया, सास ने ये किया, सास ने ये किया, बहू ने ये किया, बहू ने ये किया, बहू ने ये किया। बहुत कम आपने खाल खाल सुना होगा कि ससुर ने ये किया, है ना, बहुत कम। साइलेंट अच्छा आपको बताऊं, ये शतरंज है एक्चुअली, ये घर के अंदर एक शतरंज है। इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ मोहरें हैं, एक तरफ सास रखी हुई है, एक तरफ नंद रखी हुई है। और नंद आके वो नंद जो है बार बार आके फूंके मारती है सास की कान में कि देखें वो ये कर रही थी, वो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी, ऐसी सीधी सीधी चल रही थी। भाई आपकी बात पे कॉल आ गई है, कॉल भी ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिदरा राशिद मलिक बोल रहा हूँ जी। क्या हाल चाल है आपके राशिद? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुफ्तगू चल रही है। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ करना है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारी फीमेल्स आर माई हीरो, सही रियल। बहुत शुक्रिया, घर में भी काम करती हैं, बाहर भी करती हैं। यहाँ कॉपरेशन थोड़ा सा फनी सी बात है। किसी औरत ने कहा था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो वो कहते हैं उनके शायद हस्बैंड कहीं ना चाइना में गुम हो गए, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है कि सब औरतें एक जैसी क्यों नहीं होती? हाँ, क्या जॉब करना या घर का काम करना, इसमें सबसे ज्यादा कॉपरेट शौहर से ज्यादा घर में जो औरत सास है, कोई उनकी नंद है, उनका कॉपरेट करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि औरत का ये थोड़ा सा सवाल करना कि आप जॉब करेंगी, बच्चों की परवरिश करना और शौहर के साथ जिंदगी गुजारना, इससे बड़ा और अजीम काम औरत के लिए कोई नहीं है। इससे माशरे में जो उसकी इज्जत होती है, हाँ टाइम स्पेयर करे फिर जरूर वो जॉब भी करे सर, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होना ये तो हमारी सुन्नत है, औरत को मर्द को दोनों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जिस तरह कहा गया है कि तालीम हासिल करना, अपने इल्म को बढ़ाना हर मोमिन औरत और मर्द पर फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद कॉल करने के लिए। और मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, एक और ट्रांजिशन भी तो है। अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि शादी के वक्त अगर ये सवाल किया जाए, लेकिन आपने जैसे खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया कि कई लड़कियां शादी से पहले कभी काम नहीं किया होता, ज़रूरत के तहत या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में जैसे इवॉल्व करती हैं, कोई नया पैशन सीख लिया। अक्सर आपके हस्बैंड्स और आपका ससुराल ही सपोर्ट करता है कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, अपने आप को प्रैक्टिस में ला पाएँ। वहाँ पे किस तरह लेके चलना चाहिए? बिकॉज ये भी बड़ी मोहतात बात है। अक्सर लोगों ने देखा है कि इवेंचुअली यानी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, टाइम को लेकर वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात है, आप बात कर रहे थे कि जी शादी हो रही है और लड़की से पूछा जा रहा है। कभी लड़के से पूछा कि शादी के बाद लड़की से काम तो नहीं करवाओगे? हाँ, क्यों नहीं पूछते? और इस पे मतलब सवाल होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कभी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो बीवी के अलावा कौन खड़ा होगा शौहर के साथ? बीवी को ही खड़ा होना है सपोर्ट करने के लिए। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल 100% सपोर्ट करना चाहिए। अगर शौहर चाह रहा है कि बीवी पढ़ ले, बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद पढ़ती हैं कि शौहर की ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी और पढ़े, कोई डिग्री ले, कोई काम करे। अरे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वक्त आप सब लोग इस पे कमेंट भी कीजिएगा, कॉलर भी हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारी हमारी जो प्रोफेशनल क्लास है, 20s में लोग हैं, 30s में लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल हो जाएं, उनको रेजिडेंसी मिल जाए। तब ये जो घर में पढ़ी हुई लड़की की मेडिकल की डिग्री होती है ना, वो बड़ी काम आती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लड़के की तो परमानेंट रेजिडेंसी बाद में प्रोसेस होगी। इस लड़की के चक्कर में वो कहते हैं ना, ट्रक की आड़ में रिक्शा निकल जाता है, सारों को मिल जाती है। तब वो बड़ी खुशी खुशी लड़की का पेपर, मेन कैंडिडेट लड़की होती है और स्पाउस उसका साथ होता है और कहते हैं जी हमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जहां भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। तो इस पे भी जरा मोहतात
रात रहने वाली बात है और वहाँ जाके भी बिल्कुल जाहिर सी बात है फिर आपने काम करना है। जुनैद भाई इस पे भी आएंगे, वहाँ ले जाके जो लड़कियों से काम कराते हैं और घर में खुद बैठ जाते हैं, ये बहुत अहम इशू है। इस पे बात करते हैं, कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो सबसे पहले सबको मेहमानों को सलाम, लेकिन जुनैद भाई को स्पेशली सलाम करना चाहूंगा। जुनैद भाई चाहे मजहबी डिबेट हो चाहे सोशल इश्यूज हो, बड़े तवील अरसे से प्रोग्राम करते हैं, बड़ा अंदाजे गुफ्तगू आपकी तरह इनका बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरे फादर एक जमाने में कहा करते थे, आज से कुछ तकरीबन 20-25 साल पहले कहते थे, एक जमाना ऐसा है कि जब तक मर्द औरत नौकरी ना करें साथ, तो आप गुजारा नहीं कर सकते। दैट इज द राइट टाइम नाउ। सिद्रा देखें, लोग प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो डेफिनेटली उनकी तालीम वैसे भी माशरे के लिए सूदमंद साबित होनी चाहिए। अगर वो जॉब करेंगी, कहीं ना कहीं आप भी तो जॉब करती हैं, अपना घर चलाती हैं, आप सब कुछ करती हैं, विजिट भी करती हैं, तो यू आर लुकिंग योर फैमिली ऑल्सो। और इसी तरह बहुत से लोग करते हैं। मेरे ख्याल में अगर औरत अगर नौकरी करती, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के लोगों को तो जरूरत है क्योंकि गुजारा नहीं होता, तो मेरे ख्याल में नौकरी पे इंतजार नहीं करे। और स्पेशली जो मेडिकल की तालीम हासिल करती है ना, एक सर्वे के मुताबिक मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि 30% लड़कियां घर पर बैठ जाए। दैट इज वेरी अनफेयर। उनको काम करने आप 30% की बात कर रहे हैं। 70% ऑफ द फीमेल डॉक्टर्स हु ग्रेजुएट दे आर कॉल्ड मिसिंग डॉक्टर्स, क्योंकि वो ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो मुल्क में, उनमें से वो कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया याया हमें कॉल करने के लिए। जुनैद भाई, अगेन कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, अक्सर खवातीन अपने आप को ऐसी शादियों में, ऐसी सिचुएशंस में ट्रैप देखती हैं जहाँ अब उनको घर, बच्चे हो गए, घर भी चलाना है, या जैसे बाहर इस तरह कैंडिडेट बन के चली गई और वर्क परमिट उनके पास है, स्पाउस के पास भी है, कमा कर खिलाती रहती हैं, एंड दे गेटिंग टायर्ड, घर की जिम्मेदारी भी, बच्चों की भी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ऐसे में क्या आपका मशवरा होगा, क्या रहनुमाई करनी चाहिए ऐसी लड़कियों की कि फिर वो एक शादी बोझ बन रही है उनके लिए? मर्द क्या कर रहा है उसको? नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ऐसे हड हराम आदमी को जो है ना, पहले तो चित्रौल करनी चाहिए ठीक ठाक, मतलब लिटरली करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं उसकी वजह। देखें, ऐसे मर्द को बल्कि मेरा ख्याल है शायद उसके आगे से मीम हटा देना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए, वो मर्द नहीं है। फिर औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है उस वक्त ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी को गुजारना और कैरी करना, क्योंकि जब एक मर्द जिसको अल्लाह ताला ने साहिबान की सूरत में रखा है। मैं एक्चुअली शौहरों को जो है ना इस तरह देखता हूँ कि शौहर बुनियादी तौर पे अपनी बीवी का साहिबान होता है, उसका साया होता है उसके ऊपर, एक सिक्योरिटी का एहसास होता है, एक सेफ्टी का एहसास होता है। औरत के साथ जब मर्द खड़ा हो तो औरत को ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मेरा जो मेरी अथॉरिटी मेरे साथ मौजूद है, मुझे सिक्योर करने वाला कोई मौजूद है। लेकिन अगर मर्द ये काम नहीं कर रहा तो यकीन मानिए ये अपनी दुनिया तो बिगाड़ रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। और यहाँ पे ये जुमला भी ऐड करना पड़ेगा कि ये साहिबान सिर्फ और सिर्फ उस खातून के लिए नहीं होता, वो बच्चे जो किसी ऐसे घर में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे मदर इज लुकिंग आफ्टर ऑल द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे फील वीक बिकॉज वो बाप का जो वो फादर फिगर का होना, पीछे प्रोटेक्शन होना, वो मिसिंग होती है। इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम सवाल के चलें यहाँ तक भी बात मानी जाती है कि शराकतदारी है, मियाँ बीवी आपस में ये फैसला करते हैं कि खातून ने काम नहीं करना और वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन एक बात पे खातून खाना को बड़ी तकलीफ़ होती है जब किसी ऑफिस की गेट टुगेदर में या वैसे भी नेचुरली अगर उसका शौहर किसी फ़ीमेल कॉलीग की तारीफ़ करे और कहे कि जी बड़ी कॉन्फिडेंट है, देखो कैसे चीज़ों को संभालती हैं, तब कहीं ना कहीं खातून ये दिल में खलिश महसूस करती है कि काश मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटीज़ होती, मुझे भी ये मौके दिए जाते तो मैं भी अपनी सलाहियतें मनवाती। उस वक्त क्या करना चाहिए? जुनैद भाई जरा बताएं ना। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। इस तरह के जितने सवाल है मुझे आज आप दे दें। अच्छा, अगर ये जो मर्द ये करता है, वो औरत अगर पलट के मर्द को ये कहे कि वो जो तुम्हारा दोस्त है उसका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल है, तुम्हें तो सही तरह बात भी नहीं करना आती, उसका देखो लबो लहजा कितना कमाल है, भाई लगा दे। हाँ, भाई लगा दे। वो जो भाई साहब है उनको देखिए कपड़े पहनने की कैसी तमीज है, उनके शू टॉप टू बॉटम आप उनको देखिए क्या कमाल शख्सियत है। आपको तो शर्ट भी सही नहीं करना आती, बेल्ट भी सही नहीं लगाना आती है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होगा? देखिए बात पता है कि औरत, वही बात है ना कि मर्द जो है ना, मर्द, अल्लाह ताला ने मर्द को वो सलाहियत दी है कि वो औरत को जीत ले। मर्द को औरत को जीत लेना चाहिए। देखिए औरत जो है ना वो फतह करने का नाम नहीं है। औरत को ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप फतह करें, औरत को जीत लें आप।
और मर्द जीतता इस तरह से कि जब मर्द, मैंने आपसे कहा ना, जब उसके साथ खड़ा हो तो औरत को ये एहसास, एक ठंडा सा एहसास अंदर से होना चाहिए कि हाँ मेरा शौहर मेरे साथ मौजूद। अच्छा, लेकिन इसी को अगर इसका डार्क एंगल देखें, क्योंकि देखें माशरे में हमारी पर्सनालिटीज़ में सारे शेड्स हैं, उनमें ये बात भी हमें एडमिट करनी चाहिए, जब हम बात बराबरी की करते हैं और वो डिबेट ख़राब हो जाती है, उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा आंसर या सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, क्योंकि खातून ये नहीं सिर्फ कहती कि बराबरी पे, वो बाकायदा मुकाबलेबाजी पे आ जाती है कि तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ, और वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। वो क्यों होता है? ये हमारी अंदर की ख़वातीन की जेलसी है, कंपटीशन है, पोजेसिवनेस है अपने मर्द के लिए, या क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो मुकाबलेबाजी पे उतर आती है? देखिए, ये भी मर्द की वजह से औरत के अंदर पैदा होता है। अगर औरत को जैसे कहना वो प्रोटेक्शन मिल रही हो, वो मोहब्बत मिल रही हो, तो कभी भी मुकाबला नहीं करेगी। उसकी जो जगह है, उसको पता है मेरा जो लेवल है, मेरी जगह है वो अलग ही है, वो कभी भी मुकाबले पे नहीं आएगी। कुछ औरतें होती हैं जो हर चीज़ में मुकाबला कर रही होती है, लेकिन 90% ये होता है कि औरत को जो मर्द है वो उस मुकाम पे लेके आता है। यानी ये एक फितरत है ना, जहाँ हम बाकी चीज़ों की फितरत की बात करते हैं, इसको एडमिट करना चाहिए कि औरत में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ये हसद का, जेलसी का मादा डाल, बहुत सारा हस्ब जायका, हस्ब जायका, आप इस तरह की बात कर रही हैं? हस्ब जायका है। एक लफ्ज़ कहते हैं ना हसद की, मैं अक्सर ये बोलती हूँ, मैं कहा हम हसद की मिट्टी से उठाए गए हैं। आप लोग क्या हो गया? आप कैसे आपको क्या कहेंगे? लोग औरतें बैनर लेके खड़ी हो जाएंगे आप लोगों से। ये जो जेलसी होती है थोड़ी सी हमारे अंदर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, उसको कैसे काबू में रखें? अच्छा और बुरा हर तरह का आपके अंदर एक है। हाँ। और आपने उसको किस तरह दबाना है। हाँ। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई अच्छी चीज है और आप उसे देखते हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी देर बाद आप तौबा भी करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मुझे दिया। लेकिन उसके लिए आपको खुद को देखना है अपने समय। हमेशा एक लफ्ज कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ ऑन एयर, कि किसी को देखकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारें, अपना घर मत जलाएं। आपको नहीं पता वो जिस कुर्सी पे बैठा है उसे वो अंदर का कहते हैं इनर पीस वो मुयस्सर है या नहीं। अपने इनर पीस को मत खो दें, और वो चीज़ों में नहीं है, वो किसी के हुस्न में नहीं है, किसी के पतले होने दुबले होने में नहीं है, तो उसके शौहर के साथ ज़्यादा प्यार में है या नहीं है, वो किस तरह वो दिखावा तो नहीं करें। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को फोकस करें और आपने सिर्फ उसी का जवाब देना है, और अपना इनर पीस कायम रखें। वो थोड़े में भी है, वो प्याज के साथ रोटी खाने में भी है, और अपने बच्चों को सीने से लगाने में भी है। जैसे कहते हैं ना, दूसरों के महल देख के अपनी झोपड़ी ना मत जलाएं। लेकिन ये जो अभी बात हो रही थी, इसमें वही हम हसद की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। सवाल वही आता है कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, एक जो ट्रांजिशन थोड़ी मुश्किल होती है जुनैद भाई। अगर एक खातून काम करती है या जॉब करती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर वो जॉब छोड़ भी देती है, वो एक तरह से उसको बड़ा एक मुश्किल फेज़ लगता है कि हर छोटी बड़ी ख्वाहिश के लिए पैसे मांगना। इन सिचुएशंस को आसान बनाने के लिए क्या कोई पॉकेट मनी का तस्वीर होना चाहिए? क्या किस तरह हैंडल करें? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, बात वही है ना, ये जो नान नफका कह दिया, सारी जिम्मेदारी शौहर की है। इसी तरह से हमारे यहाँ होता क्या है कि हमने ग्रॉसरी का एक अमाउंट रख लिया, हमने जी ये यूटिलिटीज़ का एक अमाउंट रख लिया, घर के किराए का अमाउंट रख लिया, मेंटेनेंस का रख लिया। अरे साहब, वो जो औरत है उसकी भी तो कुछ जरूरियात है ना, उसकी भी तो ख्वाहिशात है ना, उसका भी अमाउंट होना चाहिए। शौहर की जिम्मेदारी है, बात वही है। और जिसके पास, जो मैं कहती हूँ, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि कई दफ़ा जब मामलात बिगड़ते हैं तो उस नहज तक पहुँचने से पहले कई स्टेप्स होते हैं। हम कल बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की, उन्होंने कहा जी हाथ क्यों उठाया जाता है, उससे पहले कहाँ रुकना चाहिए, कौन सी चीज़ रेड फ्लैग होती है। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात मेरे पैनल पे की, आलिया भाभी हमारे साथ थी, उन्होंने कहा भाई जो हथियार होता है वो चलाता है, मर्द का अगर हाथ उठता है तो उससे पहले जुबान औरत की बहुत चली होती है। तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पे रोकी है ना? जैसे कहते हैं ना कि अगर वो कमा रही है और साथ साथ जिस चीज़ से लोग घबराते या डरते हैं सलमा, वो ये है कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ये गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि मुंह फट होगी। तो ये तसव्वुर हम वर्किंग वुमेन का कैसे ख़त्म करें या इसको कैसे संभालें? बड़ी आसान सी बात है, किसी के साथ काम करना, किसी बॉस के अंडर रहकर काम करना। 10 लोगों, घर के अंदर तो हार्डली 5-6 लोग होंगे, 15-20 लोगों के साथ बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना, मेरा ख्याल है उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करना आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स। बिल्कुल, और किस तरह उन चीज़ों को लेकर चलना आता है, लोगों की खुशी बुरी, मतलब अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं करनी, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी, और सबसे बड़ी बात अपना काम खुद करना, वक्त पर करना, क्योंकि आपके पास जो फाइल आई होती है वो साइन करके आपने आगे किसी को देनी होती है। ये तो बात बहाने ढूंढने की है। ठीक है, आपने चाहे बच्ची ने पढ़ा होगा और आप उससे सवाल कर, भाई पढ़ी लिखी क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे के साथ पढ़ी लिखी उठती बैठती अच्छी लगनी चाहिए। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं? अब एक लड़की जो आउट गोइंग है, बाहर जा रही है, आ रही है, उठ रही है, आप उसे कहेंगे कि घर के अंदर कैद हो जाए, आप इस तरह के सवाल खुद क्यों बना रहे हैं? आपको लड़की चाहिए अच्छी, खूबसूरत,
कॉन्फिडेंट लोगों के दरमियान में खड़ी नहीं बात है। नापसंद उसकी जो शख्सी इनफरादियत है। अगर देखें किसी भी एक होती है, हमारे यहाँ अक्सर मैं कहती हूँ जैसे फिल्म की कास्टिंग हो रही होती है ना, तो लोग जाके रोल एक हमने सोचा हुआ है उसमें कौन फिट होगा ये ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन शादी हमेशा दो इंडिविजुअल्स की, दो खानदानों की होती है। उस लड़की की अपनी क्या पर्सनालिटी, उसकी क्या पसंद नापसंद है, लड़की की पर्सनालिटी के साथ उसका मैच है या नहीं। जैसे कहते हैं ना कि दो लोग बज़ाहिर बहुत अच्छे, उनकी सीवी बहुत अच्छी है, लेकिन इवेंचुअली जब उनकी निभ नहीं पाती तो कहते पर्सनालिटी डिफरेंसेस है। एक मुझे इजाजत दीजिए, देखिए ये एक मुझे समझ नहीं आती बात कि औरत को हम ये इस लेवल पे क्यों ले जाते हैं। औरत कोई जानवर थोड़ी है कि उसे आपने कहीं मंडी से खरीदा, वेरी सॉरी टू, दो दांत का बकरा है, दो दांत का बकरा है, सींग सही है कि नहीं है, या मतलब चाल ढाल सही है, और लाके उसको खूंटे से बांध दिया, जब चाहा जिस मर्जी पे चाहा खूंटे से बांध दिया और जब चाहा उसे खूंटे से खोल दिया। औरत इज्जत करने का नाम है। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द की मैसेज टुडे। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, सलमा एंड उम्मे राहिल फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके कमेंट्स, फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सिचुएशंस, लाइफ सर्कमस्टांसेस हर एक के मुख्तलिफ होते हैं। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, उसमें लोगों को साथ लेकर चलिए और तरीके से एतदाल के साथ अगर हम चलेंगे तो किसी भी मसले का हल निकल सकता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।